चलिए समझते हैं क्या होती है इकोलॉजिकल हायरार्की। इसको बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी संगठन के स्तर। स्टार्ट करते हैं। तो जो इकोलॉजी होती है, ये जो स्टडी होती है, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल। जैसे एक बिल्ली है तो वो एक इंडिविजुअल है, एक पेड़ है तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल के बाद जो आती है वो होती है पॉपुलेशन। जब कई बिल्लियां, कई कुत्ते या कई इंसान जब मिलते हैं तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, यानी जब सेम स्पीसीज के कई जो इंडिविजुअल मिलते हैं उससे बोलते हैं पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन में जब कई इंडिविजुअल यानी बोले तो कई स्पीसीज की जब पॉपुलेशन आपस में मिल जाती है तो उसे बोलते हैं कम्युनिटीज। कम्युनिटीज से भी जो बड़ी होती हैं वो होते हैं इकोसिस्टम। इनमें क्या अंतर होता है सब समझाने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, इकोसिस्टम से बड़े हमारे आते हैं बायोम्स, और बायोम से भी बड़ा होता है हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। अब हम समझते हैं एक एक करके। तो इंडिविजुअल या व्यक्ति बोल सकते हैं या एक जीव बोल सकते हैं। ये क्या होता है, किसी भी स्पीसीज का जो एक जीव होता है उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। जैसे किसी भी एरिया में बहुत सारी बिल्लियां होंगी तो वहां पर जो एक बिल्ली पाई जाएगी तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल। जैसे किसी जंगल में बहुत सारे पेड़ होंगे तो एक पेड़ क्या है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। यानी भगवान ने क्या किया है, एक इंडिविजुअल को बनाया है कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है काफी हद तक, तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, आगे समझते हैं। जब कई इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुत्ता नहीं आ सकता है, जैसे कहते हैं ना इंसान की पॉपुलेशन। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान देनी है, वो ये है कि जब भी हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, मापते हैं, तो यहाँ ये देखते हैं डिफाइंड एरिया लेते हैं और स्पेसिफिक टाइम लेते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन यानी कि डिफाइंड एरिया वर्ष 2023 को यानी कि स्पेसिफिक टाइम में कितनी है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और साथ में पॉपुलेशन हमेशा उनकी इस तरीके से निकाली जाती है जो इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। इंसान के साथ किसी दूसरे जानवर की पॉपुलेशन को काउंट नहीं करेंगे। इंसान तो बस इंसान, बिल्लियां तो बस बिल्लियां, ठीक है ना, क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, प्रजनन कर सकती हैं। ओके, पॉपुलेशन जो हो सकती है बढ़ सकती है कैसे, अगर जन्म होता है या फिर इमिग्रेशन होता है। घट सकती है कैसे, अगर मौत हो जाए या फिर यहाँ से कुछ जीव चले जाएं। ठीक है ना, जैसे अगर इंडिया से कुछ लोग चले जाते हैं कहीं और रहने तो पॉपुलेशन घट जाएगी हमारी। लेकिन आपको जो याद रखने वाली बात यह है वो ये कि पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज की जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं वो शामिल किए जाते हैं, कोई दूसरी स्पीसीज यहाँ शामिल नहीं होती। अब समझते हैं कम्युनिटीज क्या होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो पेड़ भी है, ठीक है ना, ये भी है, शेर भी है, बकरी भी है। यहाँ पर एक नहीं होंगे, कई शेर होंगे, कई भेड़िए होंगे, कई बिल्लियाँ होंगी, कई घास होंगे, कई बकरी होंगी, कई चिड़िया होंगी, समझ गए ना। जब सब आपस में मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिटीज। यानी कि जब पॉपुलेशन ऑफ लॉयन, पॉपुलेशन ऑफ वुल्फ, पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है ना, बकरी एंड पॉपुलेशन ऑफ ग्रास, ये जब सब मिल जाती हैं तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी। लेकिन अब अगर इस कम्युनिटी का नाम देना हुआ, ठीक है ना, तो क्या नाम दोगे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि कौन सी डोमिनेंट स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है। वो प्लांट हो सकते, वो ट्रीज हो सकते हैं या ग्रास हो सकती है। तो अगर घास भूमि बोल देते हैं, ग्रासलैंड कम्युनिटी किसे बोलेंगे, जहां पर होंगे तो सब पेड़ भी होंगे, छोटे पेड़ भी होंगे, झाड़ियां भी होंगी, लेकिन जो डोमिनेंट है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव है घास का है तो बोल देंगे ग्रासलैंड कम्युनिटी। अगर ट्री, पेड़ों का बहुत ज्यादा प्रभाव है तो फॉरेस्ट कम्युनिटी बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन कम्युनिटी में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि सारी स्पीसीज शामिल हो सकती हैं जो भी वहां पाई जाती हैं, लेकिन एक चीज शामिल नहीं है, यहाँ कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ सनलाइट नहीं नजर आ रही है, क्योंकि वो शामिल होता है इकोसिस्टम में। लेकिन इकोसिस्टम में हम समझेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं दो तरीके की कम्युनिटी। एक होती है मेजर कम्युनिटी और दूसरी होती है माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी क्या होती है, जो बहुत ही बड़े एरिया में होती है, जैसे रेगिस्तान। रेगिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया होगा, वहां पर एक ही तरह के जीव पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये काफी लार्ज साइज होता है और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। जो रेगिस्तान का जो एरिया होगा उसको बाहर से कुछ चाहिए नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश चाहिए होगा। जो वहाँ पानी होता है उसी के लिए वहाँ पर जो जीव होते हैं वो एडाप्टेशन कर लेते हैं, ठीक है, अनुकूलित हो जाते हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा उनको बाहर से चाहिए होता है। जैसे जो जंगल होते हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन
फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है ना, हजारों या सैकड़ों लाखों किलोमीटर में फैले होते हैं। इनको कुछ बाहर से चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ है वहाँ, नदियाँ भी हैं, सब कुछ है वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ चाहिए होती है, सनलाइट बाहर से, सूर्य का प्रकाश जब बाहर से आता है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और एक फूड चेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इनको बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है और बहुत ही बड़े एरिया में फैले होते हैं। माइनर कम्युनिटीज़ पता है क्या होती हैं कि ये बहुत ही छोटी होती हैं। जैसे ये जंगल था, यहाँ पर कोई गाय चल रही थी और गाय ने क्या कर दिया, गोबर कर दिया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे गोबर में भी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, लाइकेंस आने लगेंगे, ठीक है ना। एल्गी एंड लाइकेंस जो होते हैं वो आना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ भी एक कम्युनिटी स्टार्ट हो गई। ऐसी कम्युनिटी को क्या बोलेंगे, माइनर कम्युनिटी, ठीक है ना। इसको सोसाइटीज भी बोलते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, इनको ज़्यादातर रिसोर्स चाहिए आसपास की जो मेजर कम्युनिटी है वहाँ से चाहिए होती है। मेजर कम्युनिटी बोले तो अगर गाय ने गोबर किया है किसी घास के मैदान में तो मेजर कम्युनिटी घास का मैदान हो जाएगी, वहाँ से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो वही है, दिस इज द सेकेंडरी एग्रीगेशन विद इन द मेजर कम्युनिटी। जैसे अ मैट ऑफ लाइकेन ऑन ए काउ डंग पैड, ठीक है ना। जैसे उस लाइकेन के लिए गोबर ही दुनिया है, लेकिन आसपास जो कम्युनिटी होगी वहाँ से भी क्या करेंगे, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो ये होती है हमारी माइनर कम्युनिटी। आप समझते हैं इकोसिस्टम। कम्युनिटी में क्या थी, सिर्फ ये शामिल थे, ठीक है ना, यानी कि बायोटिक फैक्टर, ये जैविक घटक हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन इकोसिस्टम में देखो अजैविक, सूर्य का प्रकाश से सूरज भी देखो चश्मा लगा खड़ा है क्योंकि पहली बार उसको यहाँ पर आने का मौका मिल गया, ठीक है ना। जैसे बादल भी देख लो यहाँ पर मूड में बरस रहे हैं, ठीक है ना, पानी भी यहाँ पर है। तो ये जो मिलते हैं ना, बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक घटक जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो वो बनता है इकोसिस्टम। बिना इकोसिस्टम के लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। यानी अबायोटिक यानी अजैविक घटक ना हो तो पॉसिबल, ये सूरज यहाँ से चला जाए तो लाइफ हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो भाई यहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। इसको शाकाहारी खाते हैं, ठीक है ना, फिर मांसाहारी खाते हैं, इस तरीके से। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर किसी एरिया के आपस में मिलकर इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो बनता है हमारा इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इज एन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद ईच अदर विद दियर इन्वायरमेंट। ये ध्यान देने वाली बात है ना। जैसे कि एनर्जी एक्सचेंज करते हैं या फिर और जो भी करते हैं, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे वाटर साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है, सब कुछ तो होती है फिर, ठीक है। तो बायोटिक से एबायोटिक फैक्टर में जाते हैं, फिर से वापस आते हैं, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती हैं। इन्हीं इकोसिस्टम में बहुत सारे हैबिटेट भी पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ को चिड़िया भी पाई जा रही है तो यहाँ बहुत सारे पेड़ होंगे तो उनका एक हैबिटेट है, बहुत सारी चिड़िया हैं तो उनका भी एक हैबिटेट होगा, आवास होगा। तो सब पाए जाए, एक इकोसिस्टम में बहुत सारे हैबिटेट हो सकते हैं और सब ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनकी आपस में भी डिपेंडेंसी है। अब ये शेर इस पेड़ को तो खाएगा नहीं, इसको बकरी चाहिए होगी, तो आसपास ही कहीं सब पाए जाते हैं, वहीं शिकार करते हैं, वहीं अपना खाते हैं, वहीं अपना रहते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पहली बार अजैविक घटक सामने आए हैं। कहाँ पर आते हैं, इकोसिस्टम में, साथ में आपस में इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, तभी यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो रही है। इकोसिस्टम जब का जो एरिया होता है जब काफ़ी बड़ा हो जाता है ना तो उसे बोलते हैं बायोम, ठीक है ना। जैसे घास भूमि, रेगिस्तान, ये सारे हमारे क्या हैं, बायोम होते हैं। तो बायोम इज ए लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना। फ्लोरा बोले तो पेड़ पौधे और फौना बोले तो जीव जंतु, ठीक है ना। एक तो उसे बोलते हैं बायोम। जैसे रेगिस्तान, जैसे रेन फॉरेस्ट बायोम, ठीक है ना, जो वर्षा वन बायोम, टुंड्रा बायोम, ये सब क्या है, बायोम। ये हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर में फैले होते हैं। लेकिन इन बायोम में एक सिमिलरिटी होती है। जैसे जो टुंड्रा बायोम में जो भी पाया जाएगा ना वो एडॉप्टेड होगा, ठीक है ना, उसमें एडाप्टेशन होगा, अनुकूलन होगा बहुत ही कम तापमान के लिए, ठीक है ना। जो रेगिस्तान में पाए जाएंगे उन सारे जीवों में एडाप्टेशन होगा ज़्यादा तापमान के लिए, कम पानी के लिए। तो यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स इन अ बायोम हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, एक बायोम से बहुत सारे हैबिटेट पाए जाते हैं। बायोम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हैबिटेट बिकॉज एनी बायोम कैन कंप्राइज अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है ना। एक बायोम में बहुत अलग अलग तरह के हैबिटेट्स हो सकते हैं क्योंकि बायोम में क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया आ जाता है। तो एक हैबिटेट पेड़ों के लिए है, एक इन जिराफ है उनके लिए है, हाथियों के लिए हैबिटेट है। तो एक बायोम में कई तरीके के हैबिटेट हो सकते हैं। अब हम एंड में समझते हैं क्या होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है कि पृथ्वी का वो हिस्सा जहां पर लाइफ पॉसिबल है उसे ही बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है ना। तो लाइफ कहाँ पॉसिबल होगा, जहां पृथ्वी, पानी और हवा तीनों मिल रही हो। तो बायोस्फीयर में क्या शामिल होता है, लिथोस्फीयर बोले तो पृथ्वी,
हाइड्रोस्फीयर बोले तो जलमंडल, एटमॉस्फेयर बोले तो वायुमंडल, ठीक है ना। जब जहां पर ये तीनों मिल रहे होते हैं उसे ही बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। सो बायोस्फीयर क्या होता है कि पृथ्वी का वो हिस्सा जहां लाइफ मिले। सो बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट बोले तो जहां पे लाइफ सपोर्ट मिलता है, कहाँ का, अर्थ का, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जहां मिलते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर में क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, ठीक है ना। साथ में वो जो भी मैटर प्रोड्यूस करते हैं वो भी इसी में शामिल होता है। लेकिन बायोस्फीयर जो बहुत ही नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां पर ऐसी कंडीशंस है कि वहां पर लाइफ हो ही नहीं सकती, और लाइफ होना बायोस्फीयर की जो प्राइमरी वो है, ठीक है, कंडीशन है। अगर लाइफ नहीं है तो उसको बायोस्फीयर नहीं बोलेंगे। और नॉर्थ पोल साउथ पोल में लाइफ नहीं होती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि लाइफ तो, ऐसा नहीं है कि लाइफ नहीं होती है, लेकिन हाँ होती है। वहां पर फंगस, कवक या बैक्टीरिया मिलेंगे, लेकिन वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। इसकी वजह से वो एक्टिव लाइफ नहीं होती, उसको बोलते हैं डॉर्मेंट लाइफ, ठीक है ना। यानी जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, जैसे 8000 मीटर से ऊपर चले जाओ तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया मिल सकते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं। इस वजह से वहाँ पर बायोस्फीयर नहीं पाया जाता है। तो बायोस्फीयर में आपको क्या याद रखना है, पृथ्वी का वो हिस्सा जो लाइफ को सपोर्ट करता है या फिर जहाँ पर लाइफ पाई जाती है, उसे ही हम बोलेंगे बायोस्फीयर। ओके, तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, जो इंडिविजुअल से स्टार्ट हुए हैं और बायोस्फीयर तक पहुंचते हैं। इंडिविजुअल तथा उससे जो नीचे वाली जो स्टडी होती है वो बायोलॉजी में होती है, और इंडिविजुअल से बढ़ते हुए बायोस्फीयर तक जो स्टडी होती है उसे ही बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है ना।